करीब 7 साल पहले की बात है। एक आदमी की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब उसके मरने के बाद उसके परिवार में 3 सदस्य बचते हैं, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। अब थोड़े समय बाद उसकी बेटी की भी शादी हो जाती है। घर में रह जाते हैं सिर्फ 2 लोग। अब समय गुजरने लगता है। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। जो उसका बेटा है वो गांव से चला जाता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाके पानी पूरी का ठेला लगाने लगता है। सब कुछ ऐसे ही गुजरता है, सब कुछ ठीक था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसी दीपावली पे वो आंध्र प्रदेश से अपने घर आता है और कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो आंध्र प्रदेश वापस जाना था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, उसका हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस छानबीन करती है। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है। और जब उसकी हत्या का राज खुलता है तो गांव वाले सभी लोग चौंक जाते हैं और वो कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन पहली बार ये देखने के लिए मिला कि माता भी कुमाता हो गई है। दोस्तों, आज की कहानी से यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस लड़के की इस तरह से हत्या किसने करवाई और माता को कुमाता क्यों बोला गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और कानपुर देहात का एक थाना लगता है, थाना बरौट, और बरौट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है अंगदपुर। और अंगदपुर का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम था प्रदीप, जिसकी उम्र थी 25 साल के आसपास। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, प्रदीप जो है गांव का रहने वाला तो था, लेकिन वो जो है आंध्र प्रदेश में रह के गोलगप्पे का एक ठेला लगाता था और वहीं से अपनी जीविका चलाया करता था। और दीपावली वगैरह जो होती है, कोई त्योहार होता है तो अंगदपुर गांव आ जाता है और उसको करने के बाद वो चला जाता है। पिछले 1.5-2 साल से वो आंध्र प्रदेश में रहता था। अब वो दीपावली की छुट्टियों में गांव आया हुआ था ताकि वो गांव में आके अपने परिवार वालों के साथ दीपावली मना सके। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये बात थी 26 अक्टूबर 2025 की सुबह की। 26 अक्टूबर 2025 की सुबह प्रदीप के घर पे उसके 2 चचेरे भाई आते हैं जिनका नाम होता है शिवम और सौरभ। शिवम और सौरभ प्रदीप के घर पे आते हैं, उसकी माँ से पूछते हैं, जिसका नाम होता है ममता, उम्र 42 साल के आसपास। उसकी माँ से पूछते हैं कि प्रदीप कहाँ है। तो प्रदीप की माँ बताती है कि प्रदीप कल रात से ही घर नहीं आया है। वो बता रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी होटल में खाना खाने जा रहा है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो उसके दोनों चचेरे भाई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जब भी गांव आता है तो हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही घूमता फिरता है, हमारे साथ ही खाता पीता है। अब इसके कौन से नए 2 दोस्त आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चचेरे भाई प्रदीप की माँ से बोलते हैं कि ऐसा है, जब भी प्रदीप आए तो उससे बोल देना कि हम दोनों आए थे, क्योंकि उसने हमसे बोला था कि वो जो है कल यानी कि 27 अक्टूबर 2025 को वापस जाएगा, इसीलिए वो आज हमारे साथ मार्केट जाता और हम लोग शॉपिंग करते। अब वो जैसे ही आ जाए तो हमें बता देना। अब सुबह से दोपहर हो जाती है। दोपहर तक प्रदीप अपने घर पे नहीं आया था। उसके चाचा के लड़के दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो फिर से प्रदीप के घर पे जाते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं तो माँ का वही जवाब होता है कि वो तो कल शाम से आया ही नहीं है। उसका फ़ोन मिला रही है तो फ़ोन लग नहीं रहा है। अब ये दोनों चचेरे भाई जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गांव में जो जिससे प्रदीप बात करता था उन सभी से जाके पूछते हैं कि प्रदीप को देखा क्या, लेकिन किसी ने भी प्रदीप को नहीं देखा। अब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन प्रदीप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हो जाती है शाम, और शाम के समय पे प्रदीप के बाबा, उसके चाचा के लड़के, ये सभी लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं बरौट थाने और बरौट थाने में जाके प्रदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। वो बताते हैं कि प्रदीप जो है 25 अक्टूबर 2025 की रात से ही गायब है। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं भी मिला नहीं है। आप सर उसे कैसे भी करके ढूंढ दीजिए, क्योंकि वो घर का इकलौता लड़का है और उसके घर पे उसकी माँ अकेली है। अब पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, उसकी पूरी डिटेल लिखवा दीजिए, उसके बाद में प्रदीप को ढूंढने का नंबर लगाते हैं।
अब दोस्तों पुलिस वाले प्रदीप को ढूंढते उससे पहले ही क्या होता है, तारीख होती है 27 अक्टूबर 2025। 26 अक्टूबर की रात को परिवार वाले प्रदीप की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने गए थे। उसके अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर 2025 की सुबह सुबह क्या होता है, कानपुर इटावा रोड पर हाईवे है, हाईवे के किनारे एक लाश पाती है और लाश जो है वो खून से लथपथ होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मारी है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही ये वाली लाश सामने आती है उसको पुलिस जब्त करती है और उसकी शिनाख्त करवाई जाती है। ये देखा जाता है कि किसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। प्रदीप के परिवार वालों ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उनको बुलाया जाता है, लाश की शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये प्रदीप ही है। अब जैसे ही ये वाली बात प्रदीप की माँ को पता चलती है तो वो वहीं पे फूट फूट के रोने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है और वो पुलिस वालों से पूछती है कि साहब मेरे बेटे की मौत कैसे हुई है। तो पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि भैया कोई ट्रक वगैरह या कोई गाड़ी इसको टक्कर मार गई है, इसी की वजह से इसकी मौत हो गई है। तो उसकी माँ जो है उस ट्रक वाले को, गाड़ी वाले को बददुआ देती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब जिसने भी मेरे बेटे को मारा है आप उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं प्रदीप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं और जब पुलिस वाले प्रदीप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं तो प्रदीप की माँ ममता उन्हें रोकती है। वो कहती है कि मैं और नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ कोई और चीरफाड़ हो। गांव के कुछ और लोग भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि अब पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, एक्सीडेंट हुआ ये तो सबको पता ही है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रदीप के बाबा, उसके चाचा और उसके चचेरे भाई हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम करवाओ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी मौत हुई है तो कैसे हुई है। इसके बाद पुलिस वाले प्रदीप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं और जब पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो दोस्तों रिपोर्ट को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि प्रदीप की सर पे किसी भारी वजनदार चीज से वार किया गया है जिससे कि उसके सर में कट का निशान है, जैसे कि मानो कोई धारदार चीज हो और उससे उसके सर पे जोर से वार किया गया हो। उसके हाथ और पैरों को तोड़ा गया है, उसके शरीर पे बहुत सारे कटे फटे के निशान हैं जिससे ऐसा लगता है कि प्रदीप को तड़पा तड़पा के मारा गया है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पूरे गांव में आक्रोश हो जाता है कि आखिर जो लड़का आंध्र प्रदेश में रह के काम करता है, होली दीपावली पे सिर्फ अपने घर पे आता है, उसका यहाँ पे ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने इसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद जो परिवार के लोग हैं, अब जो मिसिंग की रिपोर्ट थी अब ये हो जाती है हत्या की रिपोर्ट, क्योंकि लड़का जो मिसिंग था वो मिल तो गया है लेकिन उसकी लाश मिली है। अब इसके बाद में रिपोर्ट चेंज हो जाती है और सारे गांव वाले आक्रोशित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो भी कातिल है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सारे के सारे गांव के लोग थाने पे जाके हंगामा करने लगते हैं और जैसे ही हंगामा करने लगते हैं तो दोस्तों दो लड़कों का नाम सामने आता है। नाम होता है ऋषि और मयंक। वो लोग कहते हैं कि ऋषि और मयंक ही थे जिनके साथ प्रदीप 25 अक्टूबर 2025 की रात को कहीं बाहर होटल में खाना खाने के लिए गया था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ऋषि और मयंक को ढूंढने लगते हैं लेकिन ऋषि और मयंक घर पे नहीं होते। इसके बाद में जो प्रदीप है उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, ऋषि और मयंक की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको छाना जाता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया था। और इसी बीच जो प्रदीप की माँ थी ममता, उसकी भी पूरी डिटेल निकलवाई जाती है और ऋषि के बारे में भी पूरी जानकारी ली जाती है। तो एक चीज़ सामने आती है। सामने चीज़ क्या आती है दोस्तों, सामने आता है कि जो प्रदीप है उसकी जो है 4 पॉलिसी हो रही हैं, यानी कि उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी हो रही हैं। और उनमें पॉलिसी में क्या है, 1-2 पॉलिसी ऐसी थी कि जिसमें अगर जो प्रदीप है वो एक्सीडेंटल केस से मर जाएगा, एक्सीडेंट होके मर जाएगा, तो जो पॉलिसी के पैसे हैं वो डबल होके मिलेंगे। टोटल जो पॉलिसी थी वो 40 लाख रुपए के आसपास थी। अब उसका पैसा किसको मिलना है, उसकी माँ ममता को मिलना है। और ममता की जब डिटेल ली जाती है तो गांव वाले एक बात बताते हैं कि ममता जो है उसका मयंक नाम के लड़के के साथ अवैध संबंध है, जिसकी वजह से जो प्रदीप है वो अपनी माँ ममता के पास नहीं जाता था कभी, वो अपने चाचा ताऊओं के पास जाता था, अपने बाबा के पास जाता था और ममता से वो नफरत करता था। और
जिसके ऊपर आरोप लगा है मयंक और ऋषि, ये मयंक वही है जो कि उसकी मां के साथ अवैध संबंध रखता था। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो प्रदीप की मां ममता को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछा जाता है। तो ममता क्या करती है दोस्तों, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और जितनी भी बार उससे पूछा जाता है वो हर बार अलग जवाब देती थी। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि प्रदीप की मौत में ममता का हाथ जरूर है। अब क्या किया जाए, ममता कुछ बता नहीं रही। अब दो शख्स हैं जिसमें एक ऋषि है और एक मयंक है, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। अब ऋषि और मयंक को ढूंढा जाता है और जब ऋषि और मयंक को ढूंढा जाता है तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 की रात को क्या होता है, कुटारा मोड़ के पास पुलिस की चेकिंग चल रही होती है ऋषि और मयंक को ढूंढने के लिए। और वहीं पे क्या होता है, ऋषि कार से जा रहा होता है और तभी पुलिस को पता चल जाता है कि ऋषि आया हुआ है। अब पुलिस क्या करती है, ऋषि को सब तरफ से घेरती है, लेकिन ऋषि वहां से भागने की कोशिश करता है और जब वो वहां से भाग रहा होता है कार से तो उसकी कार जो है एक गड्ढे में फंस जाती है और जब उसकी कार गड्ढे में फंस जाती है तो वो उससे निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच पुलिस जो है फायरिंग शुरू करती है और जब फायरिंग होती है तो ऋषि के दाहिने पैर पे गोली पड़ती है जिससे ऋषि वहीं पे गिर जाता है। अब ऋषि की जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस पाए थे। इसके बाद में ऋषि को उठा के सीधे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ उसका इलाज चलता है और उसके बाद उसे थाने लेके जाया जाता है। इसके अगले दिन 29 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 6 बजे के समय होता है, तब पुलिस को खबर मिलती है कि मयंक राय रामापुर में है और पुलिस वहां पे जाके मयंक को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब ऋषि मयंक गिरफ्तार हो गए थे और इधर जो प्रदीप की मां थी ममता वो भी गिरफ्तार हो गई थी। अब इन तीनों से अलग अलग प्रश्न उत्तर होते हैं और जब सवाल जवाब होते हैं तो तीनों के सवाल जवाब मैच नहीं करते और जब मैच नहीं करते तो इनके साथ पुलिस थोड़ी सी सख्ती बरतती है और जब सख्ती बरती जाती है तो इसके बाद सारी कहानी सामने आ जाती है कि आखिर हुआ क्या था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर हुआ क्या था। हुआ ये था कि आज से 7 साल पहले की बात है, प्रदीप के पिता जो हैं किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद प्रदीप और उसकी बहन घर पे रहती है, बहन की हो जाती है शादी, प्रदीप घर पे अकेला रहता था। अब प्रदीप जब भी घूमने फिरने जाया करता था गाँव में तो उसके पीछे से जो है मयंक उसके घर पे आया करता था और उस समय प्रदीप की माँ ममता घर पे अकेली होती थी। इन दोनों के बीच में बातचीत होती थी तो इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप गया और जब प्रेम प्रसंग पनप गया तो इसकी खबर जो है प्रदीप को लग गई कि उसकी माँ का प्रेम जो है उससे कई साल छोटे मयंक के साथ हो गया है। और ये वाली बात प्रदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसकी माँ किसी और को घर पे बुलाए या किसी और के साथ कहीं घूमने फिरने जाए। इसीलिए प्रदीप जो है अपनी माँ का विरोध करता था, लेकिन उसकी माँ उसे डांटती थी, फटकारती थी और उसकी एक बात नहीं सुनती थी। अब ये वाली बात प्रदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसीलिए क्या होता है, आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, प्रदीप जो है आंध्र प्रदेश का रास्ता पकड़ लेता है। वो गाँव से चला जाता है आंध्र प्रदेश और वहीं पर पानी पूरी का ठेला लगाता था। अब कोई त्यौहार वगैरह भी होता था तो प्रदीप गाँव आता था, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं जाता था। वो जाता था अपने बाबा के पास, अपने चाचा के पास, अपने चचेरे भाइयों के पास और उन्हीं के साथ रहता था। उसे अपनी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसकी माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बेटा उसे पसंद करे या ना करे, क्योंकि उसकी माँ तो प्यार में लिप्त थी मयंक के में। अब इसी बीच में क्या होता है, मयंक और जो उसकी माँ ममता है ये दोनों क्या करती हैं, ये प्रदीप की जो है पॉलिसी करा देते हैं। कोई 8 लाख की, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की, टोटल मिला के 40 लाख की पॉलिसी होती हैं। 4 पॉलिसी होती हैं और इन दोनों की पहले से ही प्लानिंग थी कि ये दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन जो प्रदीप है उसे रास्ते से हटाना होगा। लेकिन रास्ते से हटाने के बाद इसकी माँ ममता के पास क्या रहेगा, सिर्फ एक घर, कमाएगा खाएगा कौन, कहाँ से पैसा आएगा। अब इसीलिए इन दोनों ने प्लानिंग की थी और जो प्रदीप की पॉलिसी की गई थी उसमें कई पॉलिसियों में तो ऐसा था कि उसमें प्रदीप का नंबर ही नहीं था, फ़ोन नंबर, उसमें मयंक का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था ताकि कोई भी बात हो सारे पैसे मयंक और उसकी माँ ममता के अकाउंट में आए। इन दोनों की प्लानिंग बहुत कर रही थी कि जो प्रदीप है उसे रास्ते से हटाया जाए। जो पॉलिसी होनी थी, उसके पैसे जो प्रीमियम भरने थे, एक टाइम लिमिट होती है, वो हो गई थी। इसके बाद में प्रदीप जो है आंध्र प्रदेश से आता है घर
ताकि वो दीपावली का त्यौहार मना सके। और इसी बीच में इसकी माँ ममता और उसके आशिक मयंक ने प्लानिंग की हुई थी कि प्रदीप को अब की बार ही मारना है। अब क्या होता है, 25 अक्टूबर 2025 की रात होती है। मयंक इसके घर पे आता है, प्रदीप के घर पे। अगर मयंक अकेला घर पे आता तो प्रदीप उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए मयंक क्या करता है, अपने भाई ऋषि को लेकर आता है और ये दोनों प्रदीप के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक नया होटल खुला है, तुम वहाँ चलो, वहाँ पे चल के आज रात को खाना खाएंगे, वैसे भी तुम 27 तारीख को चले जाओगे, आज चलते हैं, वहीं पे पार्टी सार्टी करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, 25 अक्टूबर 2025 की रात को प्रदीप को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और कानपुर इटावा हाईवे के पास आके सुनसान जगह देखते हैं। वहीं पे इनकी गाड़ी में एक कुल्हाड़ी होती है, धारदार कुल्हाड़ी थी दोस्तों। उसे निकालते हैं और प्रदीप के सर पे पीछे से वार करते हैं। उसके बाद उसके हाथ पैरों को तोड़ते हैं, उसके शरीर में कई जगह काटते पीटते हैं उसे और इतना लहूलुहान कर देते हैं ताकि वो बच ना पाए। इसके बाद उसे उठा के 26 अक्टूबर की रात को, यानी कि एक दिन बाद, इन दोनों ने क्या किया, उसे हाईवे पे फेंक दिया ताकि सबको ऐसा लगे कि प्रदीप की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। और इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों इन लोगों को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। माँ का राज खुल के सामने आ गया कि 40 लाख की पॉलिसी की वजह से और अपने आशिक के साथ रहने की वजह से उसने अपने बेटे, इकलौते बेटे की हत्या कर दी। और आशिक ने भी जो 40 लाख रुपए की रकम आती, उस लालच में अपनी जो प्रेमिका थी उसके बेटे की हत्या कर दी। अब दोस्तों ये 40 लाख रुपए किसी को नहीं मिलेंगे, ये जाएंगे सरकार के खाते में। और जो ममता है प्रदीप की माँ, उसका आशिक मयंक और उसका भाई ऋषि, ये तीनों भी अब किसी को नहीं मिलेंगे, ये भी जाएंगे अब सरकार के खाते में। अब इनकी पूरी उम्र जो है जेल में सड़ेगी। अब आंखों पे पट्टी बांध के इसकी मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी और प्रेमी ने भी 40 लाख रुपए के चक्कर में अपनी प्रेमिका के बेटे की हत्या कर दी। अब क्या मेरा, अब मिली इन्हें सजा जिंदगी भर की। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि हमेशा कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। लेकिन एक कहावत भी आती है, उसमें बताते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं माता कुमाता हो सकती है। और यहाँ पे ममता जो कि माता कुमाता हो गई आशिकी के चक्कर में और 40 लाख रुपए के लालच के चक्कर में। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।